तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल जो चैप्टर 3 क्लास 10th का एक टॉपिक है। अकरेंस ऑफ मेटल, इसमें हम कैसे हम ओर से मेटल को निकालेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जितने भी मेटल्स है जो हाईली रिएक्टिव मेटल है या लो रिएक्टिव मेटल है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर या तो फ्री स्टेट में मिलती है या तो वो न किसी कंपाउंड के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलती है। तो जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये जो है वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलती, ये फ्री स्टेट में मिलती है। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है और आपने देखा होगा ये रिएक्टिविटी सीरीज में काफी इनकी पोजीशन लो होती है, तो इनकी रिएक्टिविटी कम है तो ये आसानी से रिएक्ट नहीं करती और ये नेचर में फ्री स्टेट में मिलती है। पर जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हमेशा कंपाउंड के फॉर्म में कंबाइंड मिलती हैं, जैसे कि ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगी या कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेंगी या सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलेंगी। ठीक है। तो जितने भी अर्थ क्रस्ट के अंदर जो कंबाइंड फॉर्म में मेटल्स मिलती है उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। और हम ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल को प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं, मतलब कम खर्चे में निकाल सकते हैं, इजीली एंड प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ओर। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जो अर्थ क्रस्ट के अंदर मेटल्स जो है रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कंबाइंड फॉर्म में मिलती हैं, कंबाइंड इन द स्टेट ऑफ ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फाइड, हैलाइड्स एक्सेट्रा। तो इसको हम बोलते हैं मिनरल्स, है ना, जो नेचुरली इनसाइड द अर्थ क्रस्ट आपको मिलेंगे मेटल के साथ, मेटल जिसमें कंबाइंड फॉर्म में रहती है। और ऐसे मिनरल्स जिनसे आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे इजीली एंड प्रॉफिटेबली, उनको हम बोलते हैं ओर। ठीक है, तो इसमें इजीली और प्रॉफिटेबली लिखना जरूरी है। अगर आपके बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है उस मिनरल से ओर निकालने में तो वो प्रोसेस उतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होती है। ठीक है, तो जो रिएक्टिव मेटल्स है वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगी और उनसे आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। इस ये प्रोसेस मेटलर्जी होती है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उसी को हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो अर्थ क्रस्ट के अंदर है मेटल है कंबाइंड फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली उसके साथ बहुत सारे रॉक पार्टिकल्स जुड़े होंगे, सैंड पार्टिकल्स होंगे, क्ले पार्टिकल्स होंगे, उनको हम बोलते हैं गैंग। ठीक है, तो पहला स्टेप जो हमारा होगा जब हमने डिगिंग करके मिनरल को निकाला तो उस गैंग को अलग करना या इम्प्योरिटी को अलग करना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ ओर। अब हमारा पर्पस क्या है कि हमको एक्सट्रैक्ट करना है मेटल फ्रॉम द ओर्स, है ना। और क्या है? ऐसा मिनरल जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाए इजिली एंड प्रॉफिटेबली। तो उसको एक्सट्रैक्ट करने की बहुत सारे स्टेप्स हैं। उसमें पहला स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या है? जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि अर्थ क्रस्ट के अंदर से आप ओर को निकाल रहे हैं तो उसके साथ बहुत सारे रॉक पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स अटैच होंगे। उसमें से आप उसको साफ करना है ऑब्वियसली ना, तो उसको इन जो इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं गैंग। गैंग को अलग करने को हम बोलेंगे एनरिचमेंट ऑफ ओर या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड स्टेप होगा, आपने ओर को साफ कर लिया, अभी ओर क्या है? कंबाइंड फॉर्म में है मेटल के साथ। वो मेटल कंबाइंड फॉर्म में है, इधर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फाइड, है ना, या किसी और फॉर्म में है। उसमें से आपको मेटल अलग करना है, उसके लिए प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ द मेटल। और नेक्स्ट है जो आपने मेटल को निकाला है उसको प्योरिफिकेशन, उसके रिफाइनिंग। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर मतलब है आपने आपको रिमूव करना है इम्प्योरिटीज। इसकी डिफरेंट मेथड्स होती है, मेथड्स की डिटेल अभी आपको एनसीईआरटी में नहीं पढ़नी है। जो आईसीएसई वाले हैं उनकी बुक्स में रहता है, बट सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th में आपको नहीं पढ़नी है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि आपने गैंग को हटा दिया, इसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब हमारे पास जो भी मेटल्स हैं इनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मेटल्स ऑफ हाई हाई रिएक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ है। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जो कि मीडियम है जिनका पोजीशन। एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब लो रिएक्टिविटी मेटल्स हैं। तो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स को आपको क्या करना है? जो मेटल हाईली रिएक्टिव है उनको हम एक ही तरीके से उस मेटल को अलग कर सकते हैं और से। उसका तरीका क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। हमको उनका मोल्टन
फॉर्म लेना है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, तो आपको एक इलेक्ट्रोड पे मेटल मिल जाएगी, दूसरे इलेक्ट्रोड पे दूसरे मटेरियल मिल जाएंगे। इस तरह से आप एक इलेक्ट्रोड पे आप मेटल का पॉजिटिव नेचर होता है तो आपको कैथोड पे प्योर मेटल मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटीज की मेटल कौन सी होती है? कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, आयरन हो गया। इनको हम इनके दे आर प्रेजेंट ईदर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट और कार्बोनेट और या सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। ठीक है। तो कार्बोनेट ओर या सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। अब इनको हम, अगर ये कार्बोनेट ओर के फॉर्म में है तो इनको इनमें से मेटल निकाल, तो इनको हमको सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा। और उसकी दो मेथड है, पहला है कैल्सिनेशन और दूसरा मेथड है रोस्टिंग। ठीक है। तो या तो अभी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो कार्बोनेट ओ, तो मीडियम रिएक्टिविटी की मेटल है, जैसे सपोज जिंक है, तो या तो वो जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ठीक है, ZnCO3, या तो वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ZnS। अगर कार्बोनेट ओर के फॉर्म में है तो आपको पहले आपका पर्पस होगा जिस भी फॉर्म में है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। पहला है, या तो अगर कार्बोनेट ओर के फॉर्म में है तो उसको आप कैल्सिनेशन प्रोसेस अपनाएंगे। अगर वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में है तो रोस्टिंग के थ्रू आप उसको मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। कैसे करेंगे वो अभी डिटेल हम पढ़ेंगे। आपको ऑक्साइड मिल गया, ठीक है, तो मतलब सपोज वो ZnCO3 था या ZnS था, वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपने रिडक्शन करना, रिडक्शन मोस्टली कार्बन के थ्रू होता है। उसके बाद आपको मेटल मिल जाएगा, मेटल की रिफाइनिंग करनी है। जो लो रिएक्टिविटी की मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी काफी लो होती है, तो वो जिस भी फॉर्म में प्रेजेंट है उनको आप रोस्टिंग करके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्साइड की डायरेक्ट हीटिंग से आपको मेटल मिल जाती है और उस मेटल की आप रिफाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट। ये आपको याद करना जरूरी है ना? अगर आपको ये याद रहेगा तो आप बहुत सारे आंसर्स इजीली कर पाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स। आपने मेटल्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है, लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी वालों को आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है। मीडियम और लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को पहले आपको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है और ऑक्साइड का रिडक्शन करके आपको मेटल लेनी है। मेटल मिल जाएगी और मेटल की रिफाइनिंग आप कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स लाइंग इन द लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ है ना। फॉर एग्जाम्पल मरकरी, मरकरी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर, उसको हम बोलते हैं सिनेबार। सिनेबार ये याद कर लीजिए, सिनेबार इसका ओर है, इसका नाम है, दैट इज मरकरी का सल्फाइड। ठीक है। सिनेबार के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हमारा पर्पस क्या है? ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं? ताकि, क्योंकि ऑक्साइड का रिडक्शन आसानी से हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ मेटल। तो पहले आपने उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया और उसको अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। ऑक्साइड की आप डायरेक्ट हीटिंग करके मेटल को मिल जाता है। दिस इज द मेटलर्जी ऑफ मरकरी। मतलब आप मरकरी का ओर जो कि सिनेबार ओर है उसमें से हम कैसे मरकरी को निकालेंगे। कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स सल्फाइड और कॉपर ग्लांस इसको बोलते हैं। Cu2S है, बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर सल्फाइड को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड मिली आपको। ठीक है। ये Cu2S है, इसको उसके बाद क्या होता है, जो Cu2O बना है इस प्रोसेस में, उसको उसी पॉट में छोड़ दिया जाता है। तो Cu2, ये ऑटो रिडक्शन का प्रोसेस है। इसमें जो Cu2S ऑलरेडी हमारा जो वो था, हमारा जो ओर था, वो उसको रिड्यूस कर देता कॉपर ऑक्साइड को कॉपर मेटल में और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है। तो कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स सल्फाइड और Cu2S।
ठीक है, बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहले उसको आपने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, फिर उसको ऑक्साइड को उसी जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे वहीं पे छोड़ दिया जाता है, ऑटो रिडक्शन के थ्रू वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, तो ये हो गया लो इन द सीरीज, इतना ही आपको पढ़ना है क्लास 10th में। नेक्स्ट है इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो मैंने बताया आपको मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि सपोज जिंक है, जिंक है तो वो या तो कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होती है मेटल्स, या सल्फाइड के फॉर्म में। अगर वो कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो मतलब उनके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है, आपको अलग से ऑक्सीजन की सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। आप उनको डायरेक्ट हीटिंग करेंगे तो वो अपने ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। रोस्टिंग मतलब आप तभी करेंगे जब ऑलरेडी उस ओर के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो आपको ऑक्सीजन की अलग से सप्लाई देनी पड़ेगी। Roasting is the heating of ore in the presence of oxygen. It is used to convert sulfide ore into oxide form. तो आपने सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऑक्साइड में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि ऑक्साइड का रिडक्शन आसान होता है। फिर अगला स्टेप क्या है, आपने वेदर इट वाज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड और कार्बोनेट, आपने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया है। ऑक्साइड का आप क्या करोगे? रिडक्शन करोगे, रिडक्शन बाय विद द हेल्प ऑफ कार्बन, तो आपको मेटल मिल जाएगी। इस मेटल का बाद में आपको प्योरिफिकेशन करना है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। रोस्टिंग कैल्सिनेशन अक्सर आता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मिट रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थर्मिट रिएक्शन क्या होती है कि जैसे कि रिएक्टिव मेटल्स है ना, सपोज कार्बन उतना अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, वो जो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल नहीं है उनको ही रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि कार्बन इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, है ना। तो अगर तो कभी कभी हमको एक एक रिएक्टिव मेटल को रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में लेना पड़ता है। ठीक है, sometimes reducing metals like sodium, calcium, aluminum are used as reducing agent to obtain metal from its oxide। कभी कभी हमें यूज करना पड़ता है क्योंकि कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो सपोज मैग्नीज ऑक्साइड का आपको रिडक्शन करना है तो आपको एल्यूमिनियम का एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, तो वो मैग्नीज में रिड्यूस हो जाएगा एंड यू गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हीट इज गिवन आउट इन द रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है, द रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा हीट इसमें निकलती है, और जो मेटल मिल रही है आपको इस हीट की वजह से हमेशा मोल्टन फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज यूज टू जॉइन रेल ट्रैक्स। मतलब अब अगर आपने आयरन के ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ रिडक्शन किया तो आपको मोल्टन आयरन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। मैंने बोला रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो जो मेटल आपको मिलेगी वो मोल्टन फॉर्म में मिलेगी। तो आयरन का ऑक्साइड जब आपने एल्यूमिनियम से रिड्यूस किया तो आपको मोल्टन आयरन की फॉर्म में मिलता है। और जो ब्रोकन एल्यूमिनियम ट्रैक पे क्या होता है, इस मिक्सचर को डाल दिया जाता है, तो ये रिएक्शन होती है, उसमें मोल्टन आयरन जब होता है हीट की वजह से वो मोल्टन फॉर्म में रहता है, और जब वो ठंडा होता है तो वो आयरन उस ब्रोकन रेलवे ट्रैक को जोड़ देता है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के थ्रू रिड्यूस किया जा रहा है, मोल्टन आयरन ने ब्रोकन रेलवे ट्रैक को वेल्डिंग, सॉर्ट ऑफ वेल्डिंग है, थर्माइट वेल्डिंग इसको बोलते हैं, जोड़ दिया है। इसको हम बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग एंड थर्माइट प्रोसेस है, और इससे ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में मदद मिलती है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा अभी हमने पढ़ा था, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया, जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स हैं, उनसे उनमें हम ओर से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे।
अब हमारा तीसरी कैटेगरी आती है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल लाइंग एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मोल्टन ओर। सपोज सोडियम है जो कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, इट्स का क्लोराइड ओर है ना, NaCl इज एन ओर। NaCl को आपने मोल्टन फॉर्म में लेना है, याद रखें आपको इसका मोल्टन फॉर्म लेना है, आपको इसका वो मोल्टन फॉर्म ही लेना है, ठीक है। आप इसका एक्वस सोल्यूशन नहीं ले सकते, इसको मोल्टन फॉर्म में लेंगे। तो क्या होगा, ये Na+ और Cl-, इसमें से यहाँ पर आपने मोल्टन फॉर्म में लिया सोडियम क्लोराइड, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, कैथोड जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एनोड जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे हम, तो Na+ और Cl- के फॉर्म में ये हमको मिलेगा, ठीक है। Na+ एक पॉजिटिव आयन है, इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो Na+ कैथोड के पास जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इट विल रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा सोडियम के फॉर्म में कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो Cl- जाएगा कहाँ, एनोड की तरफ, वहां पर वो अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वहां पे वो गिव अप कर देगा, एंड Cl के फॉर्म में हमें ऑब्टेन होगा। ऐसे दो क्लोरीन के एटम मिलके क्लोरीन गैस बना लेंगे जो कि आपको एनोड के पे मिलेगी, ठीक है। डन, समझ में आ गया सबको। तो सोडियम और जो कि उसका सोडियम क्लोराइड था, उससे सोडियम मेटल हमको कहाँ पर ऑब्टेन हुई है, दैट इज ऑब्टेन्ड ऑन द कैथोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, किस तरीके से हुई है मैंने रिएक्शन लिख के आपको बता दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, तो अभी हमें मेटल ऑब्टेन हो गई है और से, हमारा अगला स्टेप है, हमें क्या करना है, इस मेटल इस मेटल को प्यूरिफाई करना है, ठीक है। अभी भी इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, इस मेटल को हमको प्यूरिफाई करना है। तो अगला है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो हमें जो भी मेटल मिली है इसको हमको प्योरीफाई करना है। इसके लिए हमेशा हमेशा आपको जो मेटल मिली है उसमें जो जो आप सेम मेटल के 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, उसमें जो इम्प्योर मेटल है उसको आपने लेना है एज एनोड, और उसको बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सपोज हम कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो हमने जो इम्प्योर कॉपर है इसको लिया है एनोड के फॉर्म में, जो प्योर कॉपर की रॉड है वो कैथोड के फॉर्म में ली है। और जो आपको सेम मेटल का ही कोई इलेक्ट्रोलाइट लेना है, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में लिया गया है। जब इसमें से इस पूरे सेटअप में से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो यहाँ से मेल्ट होगा, कॉपर भी मेल्ट होगा, इम्प्योरिटी भी मेल्ट होगी। इम्प्योरिटी नीचे एनोड के नीचे इकट्ठी होती जाएगी, इसको हम बोलते हैं एनोड मड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एनोड मड। इसको लिख लो। आपको इम्प्योर मेटल को किस फॉर्म में लेना है, हमेशा एनोड के फॉर्म में लेना है, और प्योर मेटल को कैथोड के फॉर्म में लेना है, और सेम मेटल का इलेक्ट्रोलाइट लेना है, ठीक है। आप जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ नीचे इम्प्योरिटी, एनोड के नीचे इम्प्योरिटीज इकट्ठी होती रहती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड, ठीक है। अभी यहाँ पर कॉपर पॉजिटिव आयन भी गया सॉल्यूशन में, और impurities भी गई, impurities settle down the bottom of anode, this is called anode mud। और कॉपर इस जो प्योर मेटल की रॉड है उसके ऊपर डिपॉजिट होता है। तो टाइम के साथ साथ ये जो एनोड वाली रॉड है वो पतली होती रहती है और कैथोड वाली रॉड मोटी होती रहती है, ठीक है।
डन, समझ आ गया सबको? तो बस इसको, ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है। आपने हमेशा इम्प्योर मेटल, जिसको आपको प्योरीफाई करना है, उसको कैथ उसको एनोड लेना है, और जो प्योर मेटल है उसको कैथोड लेना है। ठीक है, डन। ओके, अभी आगे बढ़ते, तो रिफाइनिंग भी हमारी हो गई है। ये दिस डायग्राम इज इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हमारा एक और टॉपिक है इसमें, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? Corrosion is the damage caused to metal due to the reaction of metal with oxygen, moisture, carbon dioxide, etc. अगर आप मेटल को खुला छोड़ दें तो उसके ऊपर मॉइस्चर, ऑक्सीजन, ये सब चीजें रिएक्ट करती हैं। इसी को हम बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन और रस्टिंग वैसे तो सिमिलर प्रोसेस है, बट टर्म अलग अलग जगह यूज होता है। जैसे कोरोजन है, जैसे रस्टिंग है, रस्टिंग हमेशा टर्म यूज होगा आयरन के लिए, और जो कोरोजन है, अगर मेटल खराब हो रही है अदर देन आयरन, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है। तो रस्टिंग जो टर्म आप यूज करोगे खाली आयरन के लिए यूज करोगे। जैसे आयरन को आपने खुला छोड़ दिया तो उसके ऊपर एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर, ऑक्सीजन, इस सब से के रिएक्शन से वो ब्राउन कलर का हो जाता है, इसको हम रस्टिंग बोलते हैं। पर जब कॉपर reacts with the atmospheric oxygen and moisture, तो it develops a green coating of copper carbonate, है ना? This is called corrosion. तो rusting term used only for iron, और ऐसे सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता है, इसको हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है। अभी ये एक एक्सपेरिमेंट है दैट शो दैट मॉइस्चर इज नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पर 3 टेस्ट ट्यूब आपने लिए हैं। पहले टेस्ट ट्यूब में एक आयरन का नेल लिया और उसको कांटेक्ट में रखा है कैल्शियम क्लोराइड के। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, यहाँ से पूरा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है वो है एक ड्राई एयर। ठीक है। अगला है कि आपने आयरन नेल को बॉइल्ड वाटर के अंदर रखा है और उसके ऊपर से एक ऑयल की लेयर डाल दी है। तो मतलब बॉइल्ड वाटर में वैसे ही ऑक्सीजन निकल गई है, और जो ऑयल की लेयर है फर्दर ऑक्सीजन की मिक्सिंग को रोक रही है। तो इन दोनों में कोई मॉइस्चर नहीं है टेस्ट ट्यूब में, बट यहाँ पर आयरन एक नॉर्मली वाटर के कांटेक्ट में है, तो खाली इस आयरन की रस्टिंग होगी, बाकी दोनों की रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। आप कमेंट में लिखिए आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए। अब इस चैनल पे मैं +1 और +2 की भी वीडियोस डालना शुरू कर रही हूँ। तो प्लीज कमेंट में बताइए कि आप लोग वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।